नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रशिया की और साथ ही साथ ऑयल की भी। आप सभी को पता होगा कि भैया युद्ध चल रहा है इस समय और इस युद्ध में फाइनली रशिया ने एंट्री ले ली है और रशिया के एंट्री लेते ही पूरा वर्ल्ड शॉक में है। शॉक में क्यों हो जाता है? तो रशिया ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। इस बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि रशिया 1 अप्रैल से लेकर के 31 जुलाई तक जो क्रूड ऑयल है उसको किसी भी नेशन को नहीं देगा। इसके पीछे के कारण क्या थे? तो यहाँ पर ये खबर थी, देखिए, रशिया टू बैन गैसोलीन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द अप्रैल एज ईरान वाज टाइटन फ्यूल सप्लाई, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है, पूरे वर्ल्ड को सप्लाई नहीं मिल पा रही है और इसीलिए हर एक देश ऊर्जा सुरक्षा चाहते हैं। इसी बीच रशिया ने भी अपने आप को प्राथमिकता दी और ये निर्णय ले लिया। आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस कारण कितने नेशंस को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी और इंडिया कहां पर स्टैंड करता है, इंडिया में क्या होने वाला है, इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। यहां पर बात करें नोवाक की, जो कि यहां के उप प्रधानमंत्री हो जाते हैं। इन्होंने बताया कि इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष से जो वैश्विक तेल पेट्रोलियम उत्पाद है इसका बाजार बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ है। आए दिन जो इसके प्राइस हैं वो कई बार बढ़ जा रहे हैं, कई बार घट जा रहे हैं। अगर हम रशिया की बात करें तो प्रतिदिन ये 1,20,000 से 1,70,000 बैरल जो पेट्रोलियम है इसका निर्यात करता है। इस निर्णय का असर जो सबसे ज्यादा पड़ने वाला है वो देश है चीन, तुर्की, ब्राजील, अफ्रीका देश और सिंगापुर पर। ये देश रूसी पेट्रोलियम उत्पादों में प्रमुख खरीदार हो जाते हैं और वहीं हमारा भारत कहां स्टैंड करता है? तो देखो, भारत पर इसका प्रभाव डायरेक्टली अगर मैं बात करूं तो कम रहेगा। क्यों कम रहेगा? तो इसके पीछे के भी कारण है, क्योंकि यहां पर भारत मुख्य रूप से रिफाइंड पेट्रोल की बजाय क्रूड ऑयल आयात करता है। लेकिन ये जो देश है वो कैसा ऑयल आयात कर रहे थे? रिफाइंड ऑयल। और इन्होंने बैन किस पे लगाया है जनरली? तो चलो उसको भी देखेंगे। तो एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? जैसे इन्होंने बैन लगाया तो वैसे ही कुछ एक्सपर्ट्स की राय है। तो देखो, एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत सीधे तौर पर पेट्रोल जैसा जो इफेक्ट है उसको नहीं झेलेगा। अगर हम बात करें तो भारत अपने जो यूज है उसका 80% कच्चा तेल बाहर से आयात करता है, जिसमें से 20% यानी कि 80% का 1/4 पार्ट रशिया से मंगाता है। ठीक है, लेकिन अब ये 1/4 पार्ट तो हम मंगा लेते हैं, वो प्रॉपर हम उनसे कभी भी रिफाइंड ऑयल नहीं लेते हैं, क्रूड ऑयल हम उनसे लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें रही। भारत रोजाना करीब 56 लाख बैरल कच्चा तेल रिफाइन करता है और ये ना सिर्फ अपनी घरेलू जरूरत पूरी करता है बल्कि इससे तैयार जो ईंधन है वो भी वो निर्यात कर पाता है। इसी बीच ये पूरी फसाद की जड़ ट्रंप, इनका कहीं कोई लेना देना नहीं है, कोई स्टेटस बचा नहीं है, इनको बस अपना बिजनेस दिखाई दे रहा है। क्योंकि आज का इनका स्टेटमेंट ये था मॉर्निंग का कि भैया ईरान का तो हमें गैस भंडार चाहिए, इसलिए हम उसके साथ क्या कर रहे हैं, ये हमला कर रहे हैं। 1 साल तक चलेगा, 1 साल में हम अपना बिजनेस सेट कर लेंगे। इनकी जो गीदड़ भभकी है कभी कमी नहीं होती है। आपको याद होगा एक रशियन टैंकर ऑयल का पूरा क्यूबा की तरफ जा रहा था, जिसे ये कहा जा रहा था कि अगर इस पे अपोज करता है यूएस तो आपको वर्ल्ड वॉर 3 निश्चित ही देखने को मिलेगा। जो कि हम लोगों ने प्रिडिक्ट भी किया था कि यूएस बेवकूफ तो है लेकिन इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हो जाता है कि वो रशियन टैंकर पर हमला करेगा। और फाइनली ये हुआ भी। और हम खबर ये देखते हैं कि रशियन ऑयल टैंकर अराइव्स इन क्यूबा डिस्पाइट यूएस ब्लॉकेट। जबकि यूएस ने ब्लॉकेट लगा रखा था, उसके बावजूद ये टैंकर क्यूबा पहुंचा, ऑयल सप्लाई करी गई, जो कि ये बताता है कि रशिया भैया आपके ब्लॉकेट को नहीं मानता और आप उसके साथ डायरेक्ट नहीं भिड़ सकते हो। दिस इज द क्लियर साइन। नाउ जब ये पूरा प्रॉब्लम चल रहा था, सो रशिया वेलकम्स अराइवल ऑफ ऑयल टैंकर इन द क्यूबा आफ्टर ट्रम्प सॉफ्टन अप्रोच विद द यूएस ब्लॉकेट। रशियन ऑयल टैंकर रीचेस द क्यूबा। ये बार बार हर जगह न्यूज हमारे देखने को मिली। इसी बीच आगे अगर हम चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो क्रूड ऑयल है कौन कौन से नेशन ज्यादा परचेज करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो परचेज करता है दैट इज चाइना। सेकेंड प्लेस पर आपको इंडिया देखने को मिलेगा, थर्ड पे यूएई हो जाता है, फिर उसके बाद टर्की आ जाते हैं। लेकिन ये जो ऑयल प्रोडक्ट्स, जितने भी ऑयल से बनने वाले प्रोडक्ट होते हैं, रिफाइन अगर मैं ऑयल की बात करूं तो वो सबसे ज्यादा कौन परचेज करता है? वहां पर आपको टर्की देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा, सेकंड प्लेस पर आपको चाइना, थर्ड पर यहां पर ब्राजील हो जाता है, सिंगापुर, मलेशिया, इंडिया, यूएई हो जाता है। यानी कि अगर हम बात करें रिफाइनरी ऑयल्स की तो वी आर नॉट सो मच डिपेंडेंट। लेकिन विच कंट्री हैज अ लार्ज
लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी, अगर इसको देखें तो भैया इंडिया का नाम आपको देखने को मिलेगा। और यही कारण भी था कि यूएस ने रिलायंस के साथ मिलकर के एक डील साइन करी थी, जो 300 बिलियन डॉलर हमारा पूरा मामला चल रहा था, राइट। चलिए आगे बात करें, हु इज बाइंग रशियन ऑयल। अगर इंडिया में जो 20% हम खरीदते हैं, उनमें से इंडिया की कौन कौन सी कंपनियां हैं जो रशियन ऑयल उस 20% का खरीदती हैं, तो सबसे ज्यादा आपको परसेंटेज देखने को मिलेगा देयर इज रिलायंस, ठीक है। इसके बाद आपको 35 जो देखने को मिलेगा वो इंडिया स्टेट रिफाइनरीज हो जाती है, जिसमें जो भारतीय सरकार का पैसा है वो ज्यादा है, जो इक्विटी जो है वो ज्यादा हो जाती है, एंड प्राइवेट भी है। इसी के साथ नायरा जो है हमारी 17% एंड 21% में हमारे अदर आ जाते हैं। तो ये सिनेरियो है कि जो रशियन ऑयल है उसमें कौन सी कंपनी कितना परचेज करती है। रिलायंस आपको सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा। अब वर्ल्ड लार्जेस्ट, अगर हम रिफाइनरी की बात करें, किसके पास है वर्ल्ड लार्जेस्ट रिफाइनरी। अगर लार्जेस्ट रिफाइनरी देखी जाए तो भैया इंडिया के पास हो जाती है। पर डे वी हैव कैपेसिटी कि हम लगभग 14 लाख बैरल तेल पर डे रिफाइन कर सकते हैं। इसके आसपास भी आपको कोई देखने को नहीं मिलेगा। एंड देन इसके बाद आप देखोगे पैरागुआना हो जाता है एंड अदर रिफाइनरी हो जाती है, बट सबसे बड़ा अगर मैं बात करूं तो भैया इंडिया के पास हो जाता है, राइट। नाउ आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि जो हम परचेज करते हैं ऑयल, जैसे हमने देखा ना कि कहां कहां से हम परचेज कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा तो पहले हम रशिया से परचेज करते हैं, फिर उसके बाद हमारा इराक है, सऊदी है, यूएई हो जाता है, यूएसए हो जाता है, कुवैत हो जाता है। ये डेटा हमारा 24-25 का है जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, ठीक है। और ये अभी के आंकड़े हो जाते हैं जो फरवरी 2026 तक के हैं। इसमें आप देखोगे तो 22% हम रूस से ले रहे हैं, 21% हम सऊदी से ले रहे हैं, इराक से हम 20% ले रहे हैं, यूएई से हम 10% ले रहे हैं, अमेरिका से 7%, जो कि जानबूझ करके अमेरिका ने बोला था भैया तेल खरीदना पड़ेगा हमसे, अन्य 19% हो जाते हैं। तो मैंने अलग अलग ईयर का आपको डेटा भी बता दिया ना। अब देखो यहां पर जब ये पूरा युद्ध चल रहा था तो इन्होंने क्या किया था, 30 डेज का जो सैंक्शन लगाया था उसको रिवोक कर दिया था। रिवोक कर दिया था कि आप लोग रशिया से ऑयल खरीद सकते हो, जहां पर इंडिया को भी बोला गया था कि आप रशिया से ऑयल खरीद सकते हो। इसी बीच आपको याद हो तो ये 25 मार्च की न्यूज हो जाती है 2026 की, जहां पर इंडिया ने 60 मिलियन बैरल जो रशियन ऑयल है पूरा अप्रैल तक का स्टॉक मार्च में ही परचेज करके रख लिया था। सो दैट्स व्हाई हमें ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इसके दूसरे इफेक्ट पड़ेंगे क्योंकि इंडिया में महंगाई बढ़ेगी। इससे आप लोगों की जेबों पर बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। क्यों पड़ेगा, कैसे पड़ेगा और क्या ये इफेक्ट है, इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं। नाउ इधर इजराइल और ईरान युद्ध के कारण कच्चे तेल की सप्लाई चेन पूरी तरीके से प्रभावित हुई है। इससे निपटने के लिए भारतीय रिफाइनर्स जो है इन्होंने रूस से भारी मात्रा में तेल खरीदने का फैसला लिया। अप्रैल महीने में डिलीवरी जो है वो 60 मिलियन यानी कि 6 करोड़ बैरल की होने वाली है। इसी बीच आगे बढ़े तो इन देशों में तो स्थिति बहुत बद से बदतर होती चली गई। लेकिन ये जो इफेक्ट है ऑयल का, ये इफेक्ट सिर्फ ऑयल तक सीमित नहीं रहेगा, ऊर्जा तक सीमित नहीं रहेगा, ये इफेक्ट पहुंचेगा फर्टिलाइजर तक। अगर आपको याद हो तो ये फर्टिलाइजर शॉर्टेज हमें देखने को मिलेगा इंडिया में, ठीक है। और ये फर्टिलाइजर शॉर्टेज सिर्फ ये ऐसा नहीं कि इंडिया में ही देखने को मिला, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड पर इफेक्ट पड़ रहा है ना, हर जगह पर आपके एनर्जी क्राइसिस है, तो पूरे वर्ल्ड से ये फर्टिलाइजर क्राइसिस होगा, जिसकी वजह से आप देखोगे कि खाद्य तक ये समस्या पहुंच जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी बहुत बड़ी। देखिए नेशन रेस टू सिक्योर इनफ फर्टिलाइजर एंड प्रिवेंट फूड क्राइसिस, जिसकी बातें अब होने लगी हैं। और इंडिया यहाँ पर क्या कर रहा है, इंडिया की अगर मैं बात करूं तो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं ले रहा है इंडिया इज लाइक कि जस्ट वेट एंड वॉच, जब बहुत ज्यादा बड़ी कोई चीज हो जाएगी तब हम कोई स्टेप उठाएंगे जाकर के। ये सबसे बड़ी समस्या हो जाती है यहाँ पर कि आप क्यों बैठ करके सिर्फ देख रहे हो कि कुछ बुरा हो तब जाकर के हम अपने देश के किसानों के लिए कोई काम करें, तब जाकर के हम फर्टिलाइजर पे बात करें, तब जाकर के हम गैस पर बात करें, ठीक है। तो इंडिया अभी इस स्टेटस पर है ना। यूएस फार्मर्स हिट एज फ्यूल एंड फर्टिलाइजर कॉस्ट सर्ज ड्यू टू वॉर। और ऐसा नहीं है जिसकी वजह से ये वॉर शुरू हुआ है या जो इसमें मेन लीड है, उनके यहाँ के किसानों का समय तो और भी बदतर चल रहा है। कहा जा रहा है कि इससे बुरा टाइम अमेरिकी किसानों ने कभी नहीं देखा होगा। डीजल की कीमतें तेज वृद्धि हुई, इसके कारण ट्रैक्टर नहीं चला पा रहे, माल ढुलाई नहीं हो पा रही है, सिंचाई प्रणालियां संचालित नहीं हो पा रही है, जिसके कारण उनकी जो बुआई है वो खासकर प्रभावित हुई है। यानी कि यूएस में सबसे पहले जो आपका खाद्य से संबंधित प्रॉब्लम है वो क्रिएट होने वाली है। इसी बीच इंडिया में भी यही बात निकल करके आई थी, बिकॉज हम चाइना पर फर्टिलाइजर के लिए डिपेंडेंट हैं और समस्या हो रही है भाई आने जाने के लिए। अगर हमारे पास ऑयल नहीं है, हमारे टैंकर्स कैसे जाएंगे, ऑफ कोर्स महंगा होगा फर्टिलाइजर। इसी बीच जब ये खबर सर्कुलेट हो रही थी तो रणधीर जायसवाल जी हो जाते हैं हमारे
स्पोक पर्सन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इन्होंने बोला कि भैया हमारे पास प्रॉपर खरीफ की फसल के लिए 2026 में जो खरीफ की फसल के लिए प्रॉपर फर्टिलाइजर हो जाता है तो हमारे किसानों को यहाँ पर दिक्कत या फिर परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन्होंने तो कह दिया कि ऐसा नहीं होगा। बट अगर हम बात करें इसकी वजह से महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ रही है, इस एनर्जी क्राइसिस की वजह से, जिसको हम डिमोना इफेक्ट कहते हैं, और कई बार हमने डिस्कस भी किया है प्रीवियस वीडियो में कि डिमोना इफेक्ट क्या होता है। गैस नहीं है तो हमारे पास बिजली नहीं होगी, चिप्स नहीं होंगी, इसके बाद ये खाद्य सुरक्षा तक पहुंच जाएगी और साथ ही साथ हमें उर्वरक बेहतर नहीं मिलेगा तो हमारा जो फर्टिलाइजर बेहतर नहीं मिलेगा तो ऑफ कोर्स हमारा जो खाद्य और प्रोडक्शन है वो भी डाउन होगा। राइट, कई बार हमने इसको डिस्कस भी किया है। और इसी बीच आप देखोगे द इकोनॉमिक टाइम्स में खबर भी निकल करके आती है विद प्रूफ। हम इस पर बात करें कि इंडिया में महंगाई बढ़ रही है इसकी वजह से, और जो मिडिल क्लास है ना वो सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाला है। आप सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाले हो कैसे, ये न्यूज निकली है अभी 30 मार्च 2026 4 बजे के आसपास की खबर हो जाती है, जिसमें लिखा था एवरी $10 राइज इन क्रूड में एट द 60 BPS टू इंडियाज इन्फ्लेशन केयर एज ग्लोबल। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा ना, 60 BPS, अगर हम बात करें जब 100 BPS होता है ना हमारा, तो 1% किसी भी नेशन में जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाता है, यानी कि 1% महंगाई बढ़ जाती है। 60 BPS आप ऐसे मान लो 1/100, तो इंडिया में 0.6% इन्फ्लेशन आ चुका है प्रेजेंट समय में, ये जो पूरी क्राइसिस चल रही है इसकी वजह से। इसी बीच जब ये सारी चीजें हो रही थी तो जो विपक्ष है वो भी चुटकी ले लेता है। विपक्ष चुटकी लेकर के कहता है कि हमें तो अपने में लूटा, गैरों में कहा दम था, और कश्ती भी हमारी वहां डूबी जहां तेल कम था। ठीक है, और इसके पीछे का कारण क्या कहा जा रहा है कि भैया एक तरफ भारत के पास सिर्फ 5 दिन का रणनीतिक तेल भंडार बचा है, अभी खबर आई थी, और उसके बाद ये बोला गया कि रशिया ऑयल नहीं देगा। लेकिन अगर हम सच्चाई की बात करें तो आप देखोगे कि हमने ले तो लिया है जो 6 लाख बैरल तेल है, बट हाँ रियलिटी जो है ये पूरी तरीके से रियलिटी नहीं, लेकिन कई हद तक सच्चाई है कि हम ऊपर ऊपर कह रहे हैं कि हमारे पास सारी चीजें, लेकिन अगर हम ग्राउंड पर जाकर के देखें तो प्रॉब्लम है। गैस नहीं मिल रही है लोगों को, पेट्रोलियम की समस्याएं कहीं कहीं पर आ रही हैं, स्टॉकिंग बहुत ज्यादा हो रही है। तो हाँ ये समस्या है क्योंकि हमारे पास जो इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ रहा है, महंगाई है वो भी बढ़ रही है। अब मैं इस इन्फ्लेशन को अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं तो देखो हो क्या रहा है। इसकी वजह से आपने देखा होगा, आप जिस रीजन में हैं, तो लोगों ने क्या, जो खाद्य सामग्री थी उसमें 5-5, 10-10 रुपए बढ़ा दिए हैं। नॉर्मल एक समोसे की बात कर ले, क्योंकि समोसे पर तो संसद में भी डिस्कशन हो जाता है, लोग बातचीत कर लेते हैं। हम लोग तो क्लासरूम में समोसा डिस्कस कर रहे हैं और ये सबको पसंद है। यहाँ पर समोसे पर लोगों ने 5-5, 10-10 रुपए बढ़ा दिए, अचानक से 5 रुपए बढ़ा दिए गए, 10 रुपए बढ़ा दिए गए। तो आप समझ रहे हो कि 5 रुपए बढ़ना इज लाइक कि आप 5 to 7% जो एक तरीके से बढ़ोतरी है वो हो गई। क्या आपकी डेली आय में, या फिर आप कहो कि आपका जो वेज है क्या वो उतना बढ़ा है? नहीं बढ़ा है ना, इतना तो नहीं बढ़ा। 5-7 हज़ार तो आपकी इनकम नहीं बढ़ गई, ना ही आपकी सैलरी बढ़ाई जा रही है। तो जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, हमारी सैलरी उतनी नहीं है, लेकिन महंगाई तो कंटिन्यूअस उतनी बढ़ती जा रही है और आपको उतनी ही सैलरी में मैनेज करना है। तो ऑफकोर्स आप देखोगे ना कि जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो इससे परेशान होगा या नहीं होगा, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है और जो वस्तु थी वो महंगी होती जा रही है। पीछे का कारण क्या है? यही जो सारी चीजें, यानी कि सरकार को स्टॉक रखना चाहिए था, चीजें देखनी चाहिए थी, बट नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन होते हैं, जैसे कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ऑफ कोर्स ऑयल के प्राइस बढ़े हैं, कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर सामान ले जाना है तो उसके प्राइस बढ़ेंगे, बिकॉज ऑयल के प्राइस बढ़े हैं तो वो लोग सामान का प्राइस भी बढ़ाएंगे। अब देखो, जब सामान के प्राइस बढ़ेंगे तो लोग वेज इन्फ्लेशन भी आएगा, लोग कहेंगे भाई मेरी सैलरी भी बढ़ाई है आपने, मेरी सैलरी तो बढ़ाई नहीं है, खाली बस ये प्रोडक्ट है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको लेकर के बातचीत करी जाएगी। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, आयात निर्यात वाली जो चीजें हो जाती हैं, इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर हम इंडिया की बात करें तो आपको बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसमें ये देखने को मिलेगा कि जो इंडिया में महंगाई है वो कम हुई है। हाल ही में अगर हम बात करें तो हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो रिपोर्ट पेश करती है इसको लेकर के, और हमारे यहाँ पर जो महंगाई है उसका रेशियो 4 + -2 देखा जाता है। 2% से कम, 6% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 2% से कम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप डाटा देखोगे तो अर्बन इन्फ्लेशन जो बताते हैं वो कहते हैं कि इन्फ्लेशन इन अर्बन एरिया सॉ अ मार्जिनल राइज टू 3.47% इन मार्च और अप टू 3.32% इन फरवरी। हाउएवर फूड इन्फ्लेशन डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली फ्रॉम दी 3.15% टू 2.48%। इनका कहना है कि भैया जो फूड इन्फ्लेशन है वो भी इंडिया में कम हुआ है। हर सेक्टर की बात करें, हाउसिंग इन्फ्लेशन ये जो है हमारा बता रहे हैं कि 3.3% है। फ्यूल और लाइट का ये बता रहे हैं कि भैया हमारा 1.3%
3% माइनस हुआ है। एजुकेशन इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि 3.98% है, ये 3.83% हुआ है। कहीं भी आप देखोगे कि ये 6% के आसपास या 4% के आसपास नहीं जा रहा, उससे कम ही है। इनको ये बताना है, डेटा है, ये डेटा बता रहा है कि भैया महंगाई हमारी कम है, जो सरकार हमारा डेटा लेकर के आई है। बट दिस इज नॉट द रियलिटी, ये रियलिटी नहीं है। आपका वेज बढ़ नहीं रहा है, एक तरफ आप कह रहे हो कि भैया हमारा कहीं पर भी ये जो महंगाई वो नहीं बढ़ी है, तो डेटा से अलग हमारी रियलिटी है। आप देखो जाकर के अभी क्या सिचुएशन है। और आप कह रहे हो कि खाद्य में इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा है, आप कह रहे हो एजुकेशन में इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा है, लेकिन जो मिडिल क्लास है वो तो पिस रहा है ना। इसकी वजह से मिडिल क्लास के लिए समस्याएं क्रिएट हो रही हैं। आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देते हो, आप पॉलिसीज लेकर के आते हो। आपने बोला था हम उज्ज्वला योजना चलाएंगे क्योंकि यहाँ पर धुएं से क्या होते हैं, महिलाओं के जो फेफड़े हैं वो खराब हो रहे हैं। ठीक है, आप सौर ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा की बात करते हो, लेकिन आप उसके लिए कुछ कार्य कर नहीं पा रहे हो। ग्राउंड रियलिटी इज दैट कि भैया नहीं है कहीं पर भी सोलर पैनल उतने बेटर तरीके से लगे हुए, लेकिन आप कहते हो कि भैया हम नवीकरणीय ऊर्जा लेकर के आएंगे। अगर आप पहले ही ये सारी चीजें देख लेते तो शायद ये सिचुएशन हम फेस नहीं कर रहे होते। दूसरा, आज की ही खबर है, इफ आई एम रॉन्ग देन प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आप जो भी कहना चाहे वो कह सकते हो और अपने जरूर थॉट्स जरूर दीजिएगा। आज ही क्या बोला सरकार ने कि हम कैरोसिन की सप्लाई शुरू कर रहे हैं। वो मिट्टी का तेल जो बहुत समय पहले बंद हो गया था क्योंकि उसकी वजह से हमारा वायु प्रदूषण हो रहा था, उसकी वजह से फेफड़े खराब हो रहे थे, उसकी वजह से लोग चूल्हा इस्तेमाल करते थे, इसलिए मिट्टी का तेल बंद कर दिया गया था। पहले कंट्रोल में मिलता था। गवर्नमेंट ने दिस इज द सिचुएशन। आप कैसे कह सकते हो कि कुछ सिचुएशन खराब नहीं है, कि गवर्नमेंट ने दोबारा अलाउ कर दिया है कि सबको कैरोसिन का तेल घर में उपलब्ध करवाया जाए क्योंकि ऊर्जा क्राइसिस है। इट इज रियल और अब मिडिल क्लास इसको फेस करेगा। महंगाई अचानक से आपके खाद्य जो सामग्री है उसमें 5 to 7% बढ़ चुका है, राइट? 5 to 7% और आपकी सैलरी नहीं बढ़ी है। सैलरी आपकी बढ़ेगी भी ना तो 1000 या 2000 रुपए बढ़ेगी, अचानक से 10,000 तो बहुत ही कम लोगों की बढ़ती है भाई। तो अब आप कहिए कि कहां से इन्फ्लेशन कम हो रहा है, कहां से हमारे पास ऊर्जा सुरक्षा है और जो हमने पॉलिसीज बनाई थी वो कितनी बेटर काम कर रही हैं। नाउ दिस इज द रियलिटी ऑफ इंडिया प्रेजेंट टाइम, जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच। एज इट इज पोस्ट कर दो इसको, शेयर डाउन।